वो दे दूंगा। अच्छा भाई, हम वैसे जो बेसिक रिस्क, जो मैं अपनी ज़बान में बेसिक रिस्क कहता हूँ, आज हम उस बेसिक रिस्क को ख़त्म करेंगे और फिर हम ऑल टुगेदर मूव हो जाएंगे। वो भी रिस्क असेसमेंट ही होगी, पर वो होगी थ्रू इंटरनल कंट्रोल्स, तो वो देखते हैं। अच्छा, अब मैं वैसे ही अगर मैं फर्दर एनालिसिस को अपने यूज़ करूँ जिससे मुझे रिस्क पता लग सके, तो वो क्या एनालिसिस होते हैं, ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि आपके पास आता है कैश फ्लो के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपके, अगर मैं कहूं 2023 एक ईयर एंड हो गया, 2024 एक ईयर एंड हो गया, यहां पे भी वो कैश फ्लो नेगेटिव है, यहां पे भी वो कैश फ्लो एक नेगेटिव है। अपेरेंटली मुझे देख के लगता है कि नेगेटिव कैश फ्लो होने का मतलब यह है कि भाई ये इम्पेयरमेंट की तरफ रिस्क जा रहा है। एक बेसिक जो आप लोगों ने सीखा हुआ है कि मेरा कंटिन्यूसली कैश फ्लो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, वो डिक्लाइन होते 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 ऐसा लग रहा है कि वैल्यू इन यूज कम होती जा रही है और मैं अपने एसेट की रिकवरी इसके जरिए नहीं कर पा रहा, तो एक इम्पेयरमेंट का रिस्क था। ये बात याद आती है, हाँ या नहीं? यस सर, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब आगे इसका एक और एक्सटेंशन तो मैं सिखाता हूं। आपको ये पता होगा ना कि जब भी मैं सेल्स करता हूं, जब भी मैं सेल्स करता हूं XYZ अमाउंट की, तो हो सकता है कि वो सेल्स मैंने क्रेडिट पे की हो और उसके पैसे मुझे रिकवर ना हुए हों वापस से। हो सकता है कि मैंने सेल क्रेडिट पे की, उसके पैसे मुझे रिकवर, तो अल्टीमेटली ये सेल्स मेरी प्रॉफिट में तो कन्वर्ट हुई होगी बच्चों, लेकिन कैश में कन्वर्ट। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि आपने कैश फ्लो के अंदर इंक्रीज इन रिसीवेबल्स को क्या किया होगा, लेस किया होगा। यानी कहने का मतलब यह है, आप जितना मर्जी सेल किए जाए, जितना मर्जी प्रॉफिट आया जाए, बट वो प्रॉफिट कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट होना लाजमी है। तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जब आप देखते हैं ना, तो आपको नेगेटिव फिगर होने का एक और वजह भी होती है। ये होती है कि आपकी सेल तो हुए जा रही है, यानी एक कंपनी आप उसको देखें, आपके प्रॉफिट अच्छे होते हुए देखेंगे, तो उसके कैश फ्लो नेगेटिव होंगे। उसका पता है रीजन क्या होगा, कि वो सेल तो किए जा रहा है बट वो क्रेडिट सेल किए जा रहा है, उसको पैसे रिकवर, यानी वो सेल जो प्रॉफिट में तो दिखती है, कैश इंपैक्ट नहीं है। तो यानी आपके रिसीवेबल इंक्रीज होते जा रहे हैं और आप उसको कैश पे पहुंचने के लिए लेस किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी रिसीवेबल्स की रिकवरी में दुश्वारी हो रही है, आपको अपनी रिसीवेबल्स की रिकवरी में। तो ये बात हम क्या नजूमी है, कैश फ्लो से देख के पता लगेगी। तो आप कैश फ्लो को देखने का, असेस करने का एक तरीका है कि भाई आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव होने का मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस से कैश ही नहीं जनरेट कर रहे। इवन दो आपके प्रॉफिट दिख रहे हैं बट आपका कैश नहीं दिख रहा, तो इसकी वजह यही है ना कि प्रॉफिट के ऊपर जाने की वजह है यू आर कीप ऑन डूइंग क्रेडिट सेल्स, यू आर कीप ऑन डूइंग, बट अल्टीमेटली दैट सेल इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश। सेल्स होना अलग बात है, पैसा आना अलग बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि नेगेटिव आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होने की एक वजह यह भी होती है कि ऊपर तो प्रॉफिट आ रहा है, नीचे कैश नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह कि प्रॉफिट के आने की वजह क्या होगी, कौन सी सेल, क्रेडिट सेल। एंड अल्टीमेटली आप उस क्रेडिट सेल को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तभी आप अपने शेयर होल्डर को बताते हो कि इंक्रीज इन रिसीवेबल में कैश फ्लो में से माइनस करता हूं, क्योंकि ये पैसे मुझे रिकवर, क्योंकि शेयर होल्डर पता है क्या कहता है, कहता ये है कि पैसा कमाना अलग बात है, कैश आना, आपने ऑपरेशन से जो भी कमाया वो अलग बात है, मुझे ये बताओ ऑपरेशन से पैसा कितना आया। तो मैं अपने शेयर होल्डर को ये बताता हूं ना कि आपने जो कमाया वो ये XYZ अमाउंट है, इसमें से इतने पैसे नहीं आए, तो वो बोलेगा भाई इतने पैसे नहीं आए तो पैसे फंस गए, ये तो मेरे पैसे रिकवर नहीं हो रहे। तो इसलिए मेरा जो, अच्छा देखो हुआ क्या, मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए की सेल की और क्रेडिट सेल की, क्या वो 100 रुपए प्रॉफिट में आए होंगे, हाँ या नहीं आए होंगे, पर क्या वो कैश में आए होंगे,
कैश इंपैक्ट कितना है? ऊपर से आपने अपने सप्लायर को जिससे माल खरीदा है उसको पेमेंट कर दी लेट से 40 रुपए की, तो आपका ऑपरेशन कितना हो गया? -40। तो यही तो बता रहा है, बोले प्रॉफिट तो आ रहा है, कैश नहीं आ रहा, क्योंकि आपने सप्लायर को पैसे दिए जा रहे हो, आगे से पैसा नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है ऑपरेशंस की कमाई होना अलग बात है, कैश आना। वापस से मेरी एग्जांपल में सेल कितने की 100 रुपए की। ऐसा ही है सर, रिसीवेबल क्यों माइनस कर रहे हैं? तो बेटा हर्फ महमूद, ये जो हम कैश फ्लो बनाते हैं उसके अंदर जो पैसे रिसीव नहीं होते वो क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं, ताकि मैं प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करूं? कैश में कन्वर्ट करूं। वापस से तभी तो मैंने बोला कि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो, याद आ जाए। वापस से एग्जांपल दी, 100 रुपए की सेल की, क्रेडिट सेल की, क्या एंट्री बनाई होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स रेवेन्यू आ गया। क्या ये रेवेन्यू अल्टीमेटली प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ होगा? यस। अब इसी चीज को बेचने के लिए तुमने माल भी खरीदा होगा। अज्यूमिंग तुमने 40 रुपए का माल खरीदा, तुम्हारा पहले 40 रुपए पड़े हुए थे, तुमने उसका माल खरीद लिया, जेब से आउटफ्लो कितना हुआ? 40 का। तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कितनी हो गई? 40। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जो नेट कमाई है वो 60 की है। नेट कमाई कितनी है? 100 रुपए की सेल की, 40 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल्स। पर अब तुम मुझे बताओगे जो 100 रुपए की सेल की है, क्या उसके अगेंस्ट में पैसा आया? नहीं। देखो ये देखो भाई, 100 रुपए की सेल्स की और इस पे हमने लिख दिया ये कौन सी सेल्स है? ये हमारी है भाई क्रेडिट सेल्स, 100 रुपए की। अच्छा, COGS 40 का, नेट कितना? ये आ गया प्रॉफिट, ये आ गया प्रॉफिट। अच्छा अब सुनना, क्या इसके लिए कैश पेमेंट हो चुकी है? यस सर, मैंने अपना पिछला कैश यूज किया है। पर मैं आपसे पूछूं क्या ये पैसा रिसीव हुआ? नहीं, हम कह रहे हैं नॉट रिसीव्ड। अच्छा, अब शेयर होल्डर कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट से कैश पे पहुंचाओ, तो हमने कहा प्रॉफिट कितना है? 60 का। मैं बोलूंगा कैश नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब ये मेरे रिसीवेबल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना रिसीव नहीं हुआ? तो मेरा कैश फ्लो क्या हो गया? बात समझ आती है? यानी हुआ ये है कि आपका कमाना अलग बात है, पैसा आना अलग बात है। तो ये पूरी सूरत हाल आपको ये बता रही है कि आपने जो भी कमाया, आपकी वो कमाई तो दिख रही है बट वो कैश में अल्टीमेटली रियलाइज। तो ये बात ये शो कर रहा है कि आपने कमाया 60 है, जबकि आपके पैसे अब तक रिकवर कितने रिकवर नहीं हुए? 100 रिकवर नहीं हुए। तो टेक्निकली इस साल आपकी जेब से कितने पैसे गए? तो ये आउटफ्लो है ना, पर ये आउटफ्लो आपको किस वजह से दिख रहा है? कि आपके पैसे फंसते जा रहे हैं और वो रिकवर। इस सिनेरियो में मुझे बताओ, क्या आपकी रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल पे रिस्क आता है? तो देयर इज अ रिस्क कि यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर योर ट्रेड डेट्स, और आपने एप्रोप्रिएट NRV लॉस बुक ना किया हो। पहले बताओ, बात समझ आती है? पक्की बात है। इसमें एक और रिस्क ऐड करता हूं, जरा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको यह भी पता होगा कि इन्वेंट्री का खरीदना अलग बात है और यूज होना। अच्छा, अब आप होल्ड ऑन, आप मुझे बताएं, अगर आप इन्वेंट्री इंक्रीज होती है, आपकी इन्वेंट्री क्या होती है? तो इसका मतलब यह है कि आपकी इन्वेंट्री जमा हो रही है, बिक नहीं रही। जमा हो रही है, बिक नहीं रही। तो आप क्या करते हैं? कैश फ्लो में से उसको फिर माइनस करते हैं। कैश फ्लो में से, अच्छा माइनस इसलिए करते हैं ना कि खरीद लिए बिकी नहीं है, खरीद लिए बिकी नहीं है। तो आप अपने शेयर होल्डर को बताते हो कि भाई ये मजीद मेरी जेब से पैसे लगे थे जो कि इन्वेंट्री बिकी नहीं है। तो क्या कैश फ्लो के नेगेटिव होने का एक और रिस्क है कि आपकी इन्वेंट्री पाइलअप होती जा रही है और आप उसको बेच नहीं पा रहे। तो अब हमने एनालिसिस किए दो तरीकों से, प्लीज सुनना। पहला तरीका, आपने कहा नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा, इंपेयरमेंट का रिस्क अपनी जगह आता है, पर वो कंसिस्टेंट डिक्लाइन होना चाहिए। दूसरा, नेगेटिव कैश फ्लो होने का एक और रीजन है कि आपके रिसीवेबल्स पाइलअप होते जा रहे हैं। दूसरा रिस्क ये है कि आपकी इन्वेंट्री पाइलअप होती जा रही है और वो सेल नहीं हो रही। दिस विल अल्टीमेटली लीड टू नेगेटिव कैश फ्लोस।
पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है, तो ऐसा सवाल आए तो ये हैंडल होना चाहिए। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? जल्दी से बताओ कि पैसे फंसते जा रहे हैं। नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब ये है कि मैं पैसे लगाए जा रहा हूं इन चीजों पे और मुझे वापस नहीं मिल रहे। इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ है, रिसीवेबल में पैसा फंसा हुआ है जो कि मुझे रिकवर नहीं होता हुआ देखा। तो हमने एनालिसिस के जरिए, प्लीज सुनना, एनालिसिस के जरिए दो चीजें सीखी हैं। एक तो मैं डेटर डेज निकालता हूं, दूसरा इन्वेंट्री डेज निकालता हूं, तीसरा अगर मुझे इन्वेंट्री खराब हुई हुई कहीं पड़ी हुई दिखे तो भी एनआरवी लॉस है। ऐसा है, आपको पता लगे जिस गोडाउन में, जिस वेयरहाउस में इन्वेंट्री मौजूद है वहां पे फ्लड आ गया, कॉम्पिटिटर ने सस्ती प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया, आपको पता लगा आपका कस्टमर बैंक करप्ट हो गया, एनआरवी नहीं, बैड डेट का रिस्क। तो क्या आप रिस्क किसी एक जगह से लाते हैं या एनवायरनमेंट से भी पता लगता है? अदर फैक्टर से भी पता लगता है और ये एनालिसिस से भी पता लगता है। तो हमने खोल खाल की चीजें सामने रखी वापस से। पहला एनालिसिस था रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज। अगर रिसीवेबल डेज मेरे ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ पैसे फंसे हुए हैं जो इस रेशियो को खराब कर रहे हैं, क्योंकि रिसीवेबल ऊपर आता है, सेल्स नीचे आती है और रिसीवेबल न्यूमरेटर जितना ऊपर जाता रहेगा उतने डेज ऊपर जाते रहेंगे। सेम इज द केस विद इन्वेंट्री। मैंने कहा वो एक तरीका है। फिर मैंने कहा आपको बाज़ औक़ात इन्वायरमेंट से न्यूज़ मिलती है कि फ्लड आ गया और हमें याद होना चाहिए कि फ्लड आया तो उस जगह पे इस कंपनी का वेयर हाउस है, क्या वो ख़राब हुआ या नहीं हुआ। तो ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिली? पर इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके एक न्यूज़ पता लगी। क्या यही चीज़ डायरेक्टर के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में डॉक्यूमेंटेड हो सकती है? बिल्कुल। आप इंस्पेक्ट कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स को हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये करके आपको एंटिटी और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जब समझते हो तो पता लगता है कि यार ये चीज़ें मेरी इन चीज़ों को इम्पैक्ट किस तरीके से कर रही हैं। फिर हमें न्यूज़ आई कि यार एक सेल्स में इनका एक मेजर कस्टमर है और वो बैंक करप्ट हो गया। तो रिसीवेबल और गोइंग कंसर्न दोनों कि मेजर कस्टमर है और वो बर्बाद हो गया, तो रिसीवेबल का अलग मसला है, गोइंग कंसर्न का अलग मसला है। फिर आज की क्लास में हमने उसको ऑल टुगेदर एक और चीज से असेस करने का तरीका सीखा कि अगर आपके नेगेटिव कैश फ्लोज हैं तो पहले अपने दिमाग पे बचपन के कॉन्सेप्ट्स लाओ कि नेगेटिव कैश फ्लो आते किस वजह से हैं। या तो ऑल टुगेदर लॉस हो, या तो मैं कह रहा हूं अगर ऑल टुगेदर लॉस नहीं है फिर भी कैश फ्लो नेगेटिव, इसका मतलब यह है कि आपके रिसीवेबल फंसते जा रहे हैं, आप सेल तो कर रहे हैं बट पैसे रिकवर नहीं हो रहे। और आप ऑपरेशंस में पैसा और कैसे फंसाते हो? इन्वेंट्री में, कि इन्वेंट्री परचेज किए जा रहे हो बिग, तो जेब से पैसा जा रहा है तो अल्टीमेटली ऊपर रियलाइज नहीं हो रहा प्रॉफिट के अंदर। पहले बताओ दोनों बातें समझ आती हैं? तो दोनों केसेस मैंने बताया जो आपको असेस करने पे हेल्प करेंगे कि ये दो रिस्क कैश फ्लो की वजह से भी एग्जिस्ट करते हैं। क्लैरिटी है? यहां पे एक सवाल आया है सर, तो नेगेटिव कैश फ्लो इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ इम्पेयरमेंट एंड ओवरस्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। यस, डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव कैश फ्लो है तो आप हमेशा लिख सकते हैं इफ के साथ कि देयर इज अ रिस्क दैट एंटिटी माइट नॉट बी एबल टू रिकवर इट्स रिसीवेबल्स, क्योंकि आपको ये पता है ना मैं जितना भी प्रॉफिट कमा लूँ वो पैसे पाइल अप होते जाएंगे और वो हमेशा कैश फ्लो से लेस होते जाएंगे, क्योंकि पैसा कमाना अलग बात है, पैसा आना अलग बात है। हाँ, पर अगर सिर्फ नेगेटिव कैश फ्लो है तो भी तो इफ के साथ लिख सकते हो ना कि इट सीम्स, पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, रिसीवेबल का मसला नहीं है तो नहीं लिखेंगे। पर अगर नेगेटिव कैश फ्लो दिया हुआ है तो ये भी तो हो सकता है ना कि नेगेटिव कैश फ्लो क्यों है, रीजन भी यही होगा ना कि पैसे रिकवर नहीं हो रहे। अगर हो जाते तो कोई मसला ही नहीं था। तो दो ही रिस्क होते ना, या तो इन्वेंट्री में पैसा लगाए जा रहे हो और रिसीवेबल फंसता जा रहा है। वही तो बात आज हमने की है। क्लैरिटी है? तो वो पीछे बैकवर्ड नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि यार अगर कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा तो उसकी वजूहात क्या है। अच्छा सर, अगर इस केस में लोन भी हो तो ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स का रिस्क हो सकता है कैश फ्लो नेगेटिव से। हाँ, अगर आप अपनी पेमेंट को टाइम पे फुलफिल ना कर पाए। अच्छा जी सर, मीन्स नेगेटिव कैश फ्लो, बिल्कुल ऐसा ही है सर। फाइनेंशियल एनालिसिस करना टू आइडेंटिफाई रिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। नहीं, यहां पे मैंने आपको सिखाया था, अगर मैं वापस चलूं यहाँ पे, जरा वापस आते हैं, ये देखो वो कहता है आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी कैसे ले सकते हैं? इंक्वायरी करके। तो जब एनालाइज करते हो तब भी तो समझ आता है ना कि एंटिटी में किस किस जगह पे क्या क्या मसला हो सकता है। क्लैरिटी है? चलो इसकी एक और एग्जांपल देते हैं ना एनालिसिस पे। पहले बताओ ये कैश फ्लो वाला मसला समझ आया?
अब एक और चीज सीखे मेरे साथ प्लीज, फोकस के साथ। परचेज ऑफ पीपी हो सकती है नेगेटिव कैश फ्लो। अबे चसी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये किसकी बात कर रहा है? अबे पीपी को परचेज करोगे तो ऑपरेशन है या इन्वेस्टिंग है? हम ये कह रहे हैं कि ऊपर ही तुम फारिग हो गए हो, पीपी हमारा बाप खरीदेगा। हाँ ये बचत हो गई इसकी। चलो खैर, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में फर्क समझ आता है? इन्वेस्टिंग अलग है और ऑपरेटिंग अलग है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं। क्लैरिटी है? क्लियर हो गया? जानिए आदिल जल्दी बता दे भाई, हम ऑपरेशंस पे बैठे हुए थे। चलें अब आगे फोकस के साथ, एक दो चीजें और। बाज औकात आप निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज। कौन सी वैल्यू? बेस्ड ऑन सर्टेन वेरिएबल अवेलेबल। यानी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो, क्या मेरे हिसाब से ये वैल्यू होनी चाहिए, बेस्ड ऑन सर्टेन वेरिएबल अवेलेबल। वो क्या होते हैं जरा सुनना। एक एक्सपेंस आ रहा था, मैं पीडीसीएल की बात कर रहा हूं, एक एक्सपेंस आ रहा था पीडीसीएल में, एनुअल रेगुलेटरी ड्यूज। मैंने अंडरस्टैंडिंग ली। अच्छा देखो, मैं अभी कल मैं एक वो बच्ची का रिव्यू कर रहा था ना, तो उसने मुझे बोला कि सर ये कैसे हो सकता है, इतनी मेहनत करो फिर आप 200-300 पॉइंट्स दे देते हैं कि ये मसले हैं। तो मैंने कहा देखो एक फ़र्क है ना, आप समझ के नहीं करते। अच्छा मैंने एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, हुआ क्या, मैं जब उस बच्ची का रिव्यू कर रहा था ना, तो हुआ ये कि एक इनवॉइस आ रही थी, एग्जांपल कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। क्या किया है? उसका इन्होंने प्रीपेड बुक किया हुआ था। क्या बुक किया हुआ था? क्लाइंट ने बुक किया हुआ था। अच्छा उस बच्ची ने क्या किया, इनवॉइस देखी, अकाउंट्स में लेजर में देखा प्रीपेड आ रहा है, मैच हो गया। मैंने कहा खोलो। जब मैंने देखा, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि यार ये इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं हो सकता, मुझे अनयूजुअल लगा। जब मैंने खोला तो मैंने देखा उसमें इनवॉइस में लिखा हुआ था, पीरियड था जनवरी 1, 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024। अगर इस टाइम का मैंने प्रीमियम दिया, मेरा प्रीपेड तो नहीं हो सकता। वो तो हो गया ना। वो क्या होना चाहिए? एक्सपेंस होना चाहिए। खत्म हो गया। अच्छा वो मुझे कह रही है कि सर यार ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो मैंने कहा बेटा आपने मिस किया ना इसको। मकसद ऑडिट का ये तो नहीं होता कि आपने अमाउंट्स मैच कर लेनी है, ये भी तो देखना है ना कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो प्रीपेड बनता भी है या नहीं बनता। तो उसने समझा नहीं ना, उसने भी यही बात की। जैसे उसने कहा ना कि सर आपको एक्सपीरियंस है, तो ये मैं बार बार, वो भी यही कह रही है, कसम खुदा की उसने मुझे अगेन एंड अगेन अफसोदा होके कहा कि मैं चाहती हूं कि आप कभी एक बार तारीफ कर दें कि बस अच्छा काम किया है मैंने कहा बेटा मैं कह रहा हूं आपने अच्छा काम किया, अपने हिसाब से अच्छा काम किया है। बोलते नहीं मुझे 0 रिव्यू पॉइंट चाहिए। मैंने कहा ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ये तो मेरी अना का मसला है। सही है कि भाई हम ऐसे ही जाने दें, तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ना चीज़ें अगेन। तो वो एक्सपोजर का मैंने कहा देखो आपने, मैंने जो उनको चीज़ समझाना चाहा था, बात से फिर यहाँ कनेक्ट करूँगा मैंने उनको चीज़ समझाना चाहा था, मैंने उनको चीज़ ये समझाना चाहा था, आपने इदारे को समझा ही नहीं। एग्जाम्पल मैंने कहा, इस समय दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसी के साथ कनेक्टेड। मैंने कहा आपने इदारे को समझा ही नहीं। मैंने कहा कि यार जब आप एफएस को देख रही थी तो लास्ट ईयर के एक्सपेंस के मुकाबले में इस साल एक्सपेंस बिल्कुल इतना सा हो गया। मुझे यहां शक हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन कि यहां एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है, क्योंकि मिनिमम जो इंश्योरेंस प्रीमियम लास्ट ईयर पे किया गया है उसका एक्सपेंस यहां तो होना चाहिए ना। तभी मैंने बोला ये खोलो, ये मुझे दिखाओ कि क्या है। वहीं पे ही भंड था, वहीं मसला था, और उन्होंने प्रीपेड बुक किया था उसको एक्सपेंस के तौर पे। अच्छा, और प्रीपेड डबल आया हुआ था, क्यों? क्योंकि उसी इनवॉइस के अंदर एक प्रीमियम की अमाउंट आ रही थी 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025। वो प्रीपेड होना चाहिए, पक्की बात है। नहीं अभी तो 25 में एंटर हुए ना, तो 24 में अगर 25 की पेमेंट हुई तो 25 के वो प्रीपेड होना चाहिए। तो 2 प्रीपेड उसने रखे हुए थे, जिसमें एक को क्या हो जाना चाहिए। तो अब ये मैंने एनालाइज किया ना कि यार मेरी बिजनेस सेंस है कि यार अगर पिछली बार एक एक्सपेंस आ रहा तो इस बार वो क्यों नहीं आ रहा। वजह क्या है? या 2 वजह हो सकती थी ना, या तो वो बोले कि भाई हमने प्रीमियम ही खत्म कर दिया, पॉलिसी रिन्यू नहीं की तो खत्म हो गया, एक्सपेंस होना ही नहीं चाहिए। या तो नहीं, अगले साल का तो प्रीपेड आ रहा है, पर मैं कह रहा हूं मैंने एक्सपेंस को देखा, एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंस। पिछले साल एक्सपेंस आ रहा है 29 मिलियन का, इस साल आ नहीं रहा, तो गया कहां? 2 मसले होंगे, या तो फिर एक्सपेंस ही नहीं बुक हुआ, या तो पॉलिसी खत्म हो गई। वो मुझे ये प्रूफ कर देती पॉलिसी खत्म हो गई, मैं कहता बिल्कुल सही है।
पर वो मुझे कह रही है कि नहीं नहीं सर पेमेंट हुई है, तो वहां से मेरा शक एलिवेट हुआ, मैंने बोला दिखाओ प्रीपेड में पड़ा हुआ था, तो यानी क्या उसने एक्सपेंस को अंडर स्टेट किया हुआ था? हाँ या नहीं? पक्की बात है। अच्छा अब आगे सुने, जब उसका, अब देखे ये अरशद कह रहा है 84 के 3 महीने का एक्सपेंस होना चाहिए। अबे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर ईयर एंड है, अगला साल अभी खत्म, अगले साल का मैं ऑडिट कर ही नहीं रहा, मैं ऑडिट कब का कर रहा हूँ? 24 क्या कर रहा हूँ? पहले बताओ, बात समझ आती है? अच्छा अब इसी से बात निकलती है ना। ये जब मैंने उसको समझा दिया, मैंने उसको कहा कि यार आप बोलिए मुझे एक ट्रिक बताएं जिस पे मैं ऑडिट अच्छा कर सकूँ। मैंने कहा वापस बताता हूँ, हमेशा रिव्यू पे बताता हूँ। ट्रिक ये है, आप ये समझें कि क्या इस कंपनी में ये XYZ एक्सपेंस बनता भी है या नहीं बनता, और जो बनना चाहिए था वो क्यों नहीं आ रहा। सिंपल हिसाब किताब। मैंने तो नॉलेज ली ना बिजनेस की, तो बिजनेस की नॉलेज में मुझे पता लगा कि यार इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव्स की इंश्योरेंस कराई हुई है, मेरे दिमाग में तो एक्सपेंस होना चाहिए, तो वो हुआ हुआ। तो ये मुझे कैसे पता लगा होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। मैं समझा हुआ था कि यार ये होना चाहिए। अब इसी से आगे एक और बात निकलती है, इसी कल की एग्जांपल बता रहा हूं, जो ये सारे रिव्यू पॉइंट्स मैंने उनको दिए ना। बात हो रही है एक्सपेक्टेशन की, कि यार मैंने एक्सपेक्टेशन बनानी होती है। मैंने कहा ये एनुअल रेगुलेटरी ड्यूज है। मैंने कहा ये क्या है भाई? उसने बोला कि सर ये होता है रेवेन्यू का एक XYZ परसेंटेज। मैंने कहा ये क्यों? गवर्नमेंट कह रही है आपको जो मैंने लाइसेंस दिया है, आपकी कमाई का इतना % आप मुझे ड्यूज देंगे, सॉर्ट ऑफ रॉयल्टी। अच्छा अब दो तरीके, एक तो ये होना चाहिए ना कि या तो ये एक्सपेंस ही नहीं बुक हुआ हो, क्योंकि मुझे नॉलेज है, जैसे कि मैं PDCL की बात करूं तो PDCL में ये एक्सपेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे कानून की अंडरस्टैंडिंग याद है, लॉज एंड रेगुलेशन। तो कानून में ये लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी PDA से लाइसेंस लेके काम कर रही है उसको अपने रेवेन्यू का इतना % मुझे देना है। तो आपके दिमाग में जब ऐसी कंपनी का ऑडिट करेंगे तो क्या एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये एक्सपेंस होना चाहिए। अच्छा अब मैंने कहा अगर रेवेन्यू लेट्स से 102 बिलियन है, तो इसका हमने कहा 1.5% वो मांगती है, कितना आता है? लगा दो जल्दी से कैलकुलेटर पे। हाँ जी, कितना आ रही है? 1.53। अच्छा 1.53 का इन लोगों ने एनुअल रेगुलेटरी ड्यू एक्सपेंस बुक करना चाहिए और पेबल टू PDA बुक करना चाहिए, ऐसा है? अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये मैंने अभी उसकी इनवॉइसेस को वेरीफाई किया या मेरा अंदाजा है कि ये होना चाहिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन सर्टेन फिगर, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ये मुझे पता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में वो ये कहता है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी निकाल लें कि जो आपके हिसाब से बनती है, और फिर जो उसके हिसाब से बनती है। अब कहानी से कहानी देखो मैं कैसे मिलाता हूं, फिर डेफिनेशन रीड कराऊंगा, बड़े मजे से कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि वैसे नॉर्मली ये आसान नहीं है समझना। सुनो, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक्सपेंस कितना है? 1.53। अच्छा मैंने इसको मैच किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। किससे मैच किया? चले मैंने कहा इसको हम यहां पे लगाते हैं, और मैंने कहा कि सर मैं इसको मैच करने लगा हूं FS से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आ रहा है 1.45 बिलियन आ रही है, तो आप कहेंगे कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये एक्सपेंस प्रॉपरली बुक, तो हवाओं में कह दो एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन भी ऐसे ही या नॉलेज पे? वेरी गुड, यू आर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप अपनी एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं, तो ऑडिट में भी यही करता हूं मैं कि यू नीड टू डेवलप एक्सपेक्टेशन, बट सर्टेन पैरामीटर्स होने चाहिए। सर्टेन यहां पे थे ना पैरामीटर, रेवेन्यू परसेंटेज दोनों मुझे पता थी। अच्छा अब क्या मैं उसको ये बोलूं कि तुमने गलत किया हुआ, या इंक्वायरी करूं? वेरी गुड, अब यहां पे मैंने की इंक्वायरी, ये भी रियल लाइफ एग्जांपल। अब मैंने की यहां पे इंक्वायरी, और मैंने इंक्वायरी करके पूछा why your expense is below the amount of 1.53 billion, because as per my expectation it is 1.5% of your revenue। ऐसा है?
जब आप उससे बोलोगे ना कि वाई योर एक्सपेंस इज अंडर स्टेटेड, तो बोलेगा क्यों भाई अंडर स्टेटेड, पूरा तो बुक हुआ है। तो फिर आप जवाब दोगे उसको, आई नो दिस इज 1.5% ऑफ योर रेवेन्यू। अब वो बैकफुट पे आएगा क्योंकि आप हवाओं में बातें, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली हुई है। फिर वो बोलेगा भाईजान गलती हो गई थी, सही कर लेते हैं। सही है। या तो दूसरा जवाब देगा जो मेरे टीम मेंबर्स को मिला, क्योंकि मैंने अपने इस वाली बात पे टीम को छेद दिया था ना, एक्सपेंस क्यों नहीं पूरा बुक हुआ, अंधे हो देखा नहीं है। तो उन्होंने वाकई अपनी तरफ से तो नहीं देखा था, वो खाली इनवॉइस जो नहीं एक्सपेंस को मैच करके आ गए। कैलकुलेशन का है टीम नहीं, टीम तो यार देखो बाकी चीजें तो आती है ना उनको। अगेन ना देखो वो सीखना तो एक एलिमेंट है ना। अब ये एक टीम की बात नहीं है, हर एक टीम की अलग अलग बातें। तो देखो उनका क्या होता है, वो बोलते हैं कि जब इसको रिव्यू करवाना है ना तो प्राइमरी चीजें करके जाओ। प्राइमरी चीजें नहीं रिव्यू होती हैं तो मैं मतलब वहीं पे ना रू कप्स कर लेता हूँ उनकी, वहां पे खत्म। प्राइमरी चीजें हुई भी होती हैं, मैं बोलता हूँ आओ फिर आगे सिखाता हूँ। पर जब मैं शुरू में बता चुका हूं वो गलती वापस, तो ये दहशत होनी चाहिए फर्म में। तो बहुत हैं, सारे ही हैं, एफएफ पीडब्ल्यूसी चले जाओ, केपीएमजी चले जाओ, ईवाई में इटसेल्फ सारे ही स्टूडेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है वो मुझे डबल एज देती है। एक तो वो रिस्पेक्ट में भी वो बोलते हैं यार सिखाएगा, और उसको पता है कि इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते क्योंकि जब वो रिव्यू कराने आएगा तो उससे ज़्यादा नॉलेज है। मैं जब वो किसी भी क्लाइंट पे जाता हूँ तो मैं 1-2 महीने से रिसर्च करता हूँ क्लाइंट की कि पूरे 3 महीने 4 महीने हुआ क्या है, उस पर लॉज एंड रेगुलेशन में क्या चेंज आए, फिर बैठता हूँ हाँ भाई बताओ तुम्हें क्या पता है। तो वो कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। सही है। नहीं कम्पीट तो आपको करना चाहिए ना, ये तो सुनना चाह रहा हूँ, कम्पीट आपने करना चाहिए। बोलो भाई हमको आपसे ज़्यादा आना चाहिए, मेहनत करेंगे। पर जब तुम यहाँ पहुँचोगे इंशाल्लाह तुम्हारा भाई और मेहनत करके यहाँ पहुँच जाएगा। सही है। तो इट इज़ अ इवॉल्विंग प्रोसेस। पर अगेन तुम अगर तैयारी करके जाओगे तो अच्छी बात है। सही है ना, वो तो अभी सीखेंगे। खैर मसला ये नहीं, आगे सुने उसने बोला क्या। क्लाइंट ने बोला अच्छा मैंने तो चेक के भेज दिया बच्चों को वापस, वो गए। बोला यार तुमने एक्सपेंस कम बुक किया, सर डांट रहे हैं हमें ये वो। तो वो कह रहा है भाईजान क्यों डांट रहे हैं यार, उससे बात कराओ ना हमारी। उसकी कॉल आई क्लाइंट की, बोला भाई तू क्यों बुला बच्चों को छेद रहा है यार। मैंने कहा भाई एक्सपेंस सही नहीं बुक हुआ। उसने बोला कि भाई देखो यार उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं रेवेन्यू की। मैंने कहा ये क्यों नहीं पता इनको बच्चों को। भाई सही है ना, मेरा सवाल है यार कि ये। उसने बोला एडजस्टमेंट्स ये होती हैं। अब सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात। उसमें बोला एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है, लॉजिक सुनना। उसने बोला कि लाइसेंस किसका है, पीडी है। लाइसेंस किसका। तो मुझसे ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, कोई तुम्हें सिखाएगा नहीं, कोई तुम्हें बताएगा नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल है। अल्लाह का करना ही होता है। जिस भी टाइम में मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना ऑडिट, तो कोई ना कोई एग्जांपल आई जाती है न्यू। सुने उसने मुझे बोला लाइसेंस किसका, तो वो मुझसे उस रेवेन्यू पे फीस चार्ज करेगा जो सिर्फ उसके लाइसेंस से रिलेटेड है। मैंने कहा इसका मतलब, उसने बोला टेलीकॉम एक्टिविटीज। कौन सी। तो मैंने कहा तुम्हारी और कौन सी अदर एक्टिविटीज हैं। उसने बोला हमारा जहां टावर लगा हुआ होता है ना कनेक्शन बनाने के लिए, वहां पे कभी मुझे यूफोन आके कहता है कि भाई मुझे भी स्पेस दो, मैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके अपना भी नेटवर्क यहां लगाती हूं, तो उससे रेंट आता है, वो भी इनकम है। वो कहता है वो मैं हटा देता हूं। मैंने कहा वो क्यों हटाते हो। उसने बोला टेलीकॉम सर्विस का रेवेन्यू नहीं है। बात समझ आई। टेलीकॉम सर्विस का रेवेन्यू नहीं है। अब एक एक करके सुने भाई, रेवेन्यू है ना। नहीं रेंट तो है, पर अगेन क्या पीटीए के लाइसेंस, अच्छा पीटीए लाइसेंस को हटा दो तो क्या वो ये रेंटल अरेंजमेंट नहीं कर सकता। नहीं तो रेंट इनकम तो है। अब देखो इस पे भी क्लासिफिकेशन, सुनो रेंट इनकम तो है, उसको हम कहते हैं कोलोकेशन रेवेन्यू। क्या कहते हैं, कोलोकेशन। वो कोलोकेशन यानी कोलोकेट किया हुआ उसने अपने साथ, वो उसका जार्गन्स होते हैं। वो कहता है ये टेलीकॉम सेक्टर में इतना ज्यादा रेवेन्यू होता है कि ये नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट बन जाता है। पर क्योंकि ये पीटीए से लाइसेंस से ड्राइव नहीं होता तो पीटीए का रेवेन्यू नहीं है। तो है वो रेवेन्यू ऊपर देखो क्लास है रेंटल इनकम, मैं भी मानता हूं, पर वो शो कहां करते हैं, रेवेन्यू में। क्योंकि कोलोकेशन रेवेन्यू इज जनरली अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज। उसकी अकाउंटिंग वही होती है रेंटल वाली। यस नॉर्म नहीं, इंडस्ट्री प्रैक्टिस कह लो आप। हाँ इंडस्ट्री प्रैक्टिस, और होनी भी चाहिए। क्योंकि जब एक अमाउंट, एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इनकम आपकी नॉर्मल ऑपरेशंस के एक एम्बेडेड पार्ट में है, तो वो रेवेन्यू के तौर पे शो होनी चाहिए। यानी एक कंपनी है जो काम ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का करती है, तो उसका रेवेन्यू क्या आएगा, वही आएगा। तो यही वाली बात है। अगेन उसने बोला भाई ये हटाओ। मैंने कहा मेक सेंस, सही बात बोली ना।
पर क्या मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से वो खुला? फिर सही बताने लगा, बच्चे को पता ही नहीं थी। कल को पार्टनर, अब यही चीज़ मैं पार्टनर के पास लेके जाऊं, वो टक करके परसेंटेज लगाए, उसको भी तो पता होंगे ना लॉज एंड रेगुलेशन, वो तो हमसे बड़ा पापी है। टक करके उसने क्लिक किया, यार आकाश ये अमाउंट क्यों नहीं आ रही है? मैं बोलूँगा भाई क्यों नहीं आ रही है, तो फिर वो चलते रहे, ऐसा तो नहीं है ना, तो आपको क्लियर होके जाना है। तो उसको पता है कि इसके पास चीज़ है, ये फिल्टर करके लाएगा। अब पार्टनर बैठा हुआ बोलेगा यार ये, मैंने कहा सर वो कुछ रेवेन्यूज ऐसे होते हैं, स्ट्रीम्स वो हटानी होती हैं, वो पीछे नोट में जाएगा, रेवेन्यू के कोलोकेशन हटाएगा, परसेंटेज लगाएगा, आंसर एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। बात समझ आई? तो क्या यहाँ पे तुम्हारा अंडर स्टेटमेंट का रिस्क खत्म हो गया? पर आप देखें आप कितने टारगेटेड जगह पे पहुंचे कि ये मसला था। पर अगेन ये चीज जो तुम्हें डिटेक्ट हुई है, ये तुम्हें कैसे हुई है? जब तुमने एक स्टडी की एक्सपेक्टेशन बनाई। तो यू ऑलवेज प्रिपेयर एक्सपेक्टेशन हाई लेवल। जैसे कि तुम जीपी निकालते हो, वो भी तो जीपी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ही होती है ना। फिर पूछते हो यार उसमें एवरेज, उसके अंदर ये मसला हो सकता है किसी की प्राइस कम हो गई होगी, तुमने सेलिंग प्राइस गिराई होगी, तभी तुम्हारा जीपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वो सारी चीजें तो पहले बताओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आता है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। प्लीज सुनना, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपेयर करते हैं एक्चुअल वैल्यू से, और कोई डेविएशन होती है तो उस पर क्या करते हैं? इंक्वायरी, और इंक्वायर करते हैं रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, कि ये रीजन आया तो क्यों आया, वेरिएंस क्यों आ रहा है, भाई वजह क्या है? अच्छा दो ही वजह होंगी ना, या तो गलत होगा या तो कोई रीजन एक्चुअल में होगा। मेरी एग्जांपल के अंदर क्या वो गलत था या एक्चुअल रीजन था? एक्चुअल रीजन था। तो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इट। तो एनालिटिकल का मतलब समझ आ रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी निकालना होता है। अब एक और चीज सर, तो रेंटल इनकम का रेवेन्यू सर्विस का पार्ट बना हुआ था, इस वजह से ऑडिटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू और रॉयल्टी एक्सपेंस ज्यादा आ रही थी। बिल्कुल यही बात है भाई, वो रेवेन्यू का पार्ट बना हुआ है ना, तो क्या रेवेन्यू का पार्ट होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। पर पीटीए की लाइसेंस फी निकालने के लिए नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है पीटीए की लाइसेंस फी के लिए? क्योंकि पीटीए बोलता है कि तुम जो मेरे लाइसेंस से कमाओगे उस पे तुम मुझे परसेंटेज दोगे, बाकी तुम जो भी अदर इनकम कमाओ उस पे मुझे तुमसे रेवेन्यू। एक और एग्जांपल देता हूं इसकी, उसके अंदर मैं तुम्हें फिर बताता हूं, उसके अंदर सेल ऑफ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल ऑफ मोबाइल फोन्स भी था। ये लोग क्या करते हैं कि सैमसंग वगैरह से खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे यूफोन है, तो यूफोन क्या करता है कि एक पैकेज बना के देता है। जैसे वो ईवाई के पास आया, अब जैसे मेरी सिम है ना, मेरी पोस्ट पेड है, बिल विल सब ईवाई पे करता है, सिर्फ फ़ोन नहीं दिया, वो मैंने खुद खरीदा है, बाकी वो करता है। सुने, अब बाज़ अगर यूफोन क्या करता है, कॉर्पोरेट्स के पास जाता है, वो बोलता है पूरी डील बनाते हैं, आपको इतने फ़ोन्स देंगे, सेल फोन्स, और पूरा ये इंटरनेट का पैकेज एक एक बंदे का, इसकी प्राइसिंग ये होगी, डिस्काउंटेड प्राइस होती है। कौन सी प्राइस? आप मुझे एक बात बताएं, कौन सी डेजिग्नेशन पे? यार ये मिलता है मैनेजर अबव पे, सही है। तो यार वो मुझे जो मोबाइल दे रहे थे मेरे को वो नहीं चाहिए था ना, उसके पैसे ले लिए मैंने कहा आप मोबाइल देना चाहते हैं? बोलते हैं हाँ, मेरे को पैसे दे दो, मोबाइल है मेरे पास, सही है। खैर आगे सुने, कहने का मतलब ये है कि अब समझना, अब वो यूफोन क्या करता है, यूफोन की वेबसाइट पे जाओ, आप आज भी जाके चेक कर लेना, यूफोन की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे मोबाइल की सेल भी आ रही होगी, वो दिखाएगा कि मोबाइल इतने का खरीदना, इतने का खरीदना, तो मोबाइल की सेल भी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मोबाइल बेचने के लिए क्या उसको पीटीए का लाइसेंस चाहिए था? तो क्या उसका रेवेन्यू में नहीं आ रहा होगा? भाई मोबाइल बेचने के लिए पीटीए का लाइसेंस चाहिए या नेटवर्क बेचने के लिए चाहिए? तो रेवेन्यू में आ रहा है वो। अब एक बंदा सोचे कि यार यूफोन ये भी बिजनेस करता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। भाई आप वेबसाइट पे जाएं, उस पर मोबाइल सर्विसेज आ रहा होगा, वहाँ पे जाके देखें, वो बेचते हैं मोबाइल। अगेन वो आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट्स के लिए, तो वो कॉर्पोरेट्स के साथ पूरी डील होती है। खैर अगेन, अब मुझे, अब प्लीज़ मुझे बताओ, अब वो देखो यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि सर वाह यार फ्री में चीज़ें मिलती हैं। अबे तो भाई उसके लिए मेहनत करनी है। देखो एक बात बताऊँ तुम्हें, जब तुम इंशाल्लाह थोड़े से अमीर हो जाओगे ना, इन अ सेंस के जब तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू इन, देखो एक बच्चा है ना, बोलता है कि यार ये कितना कमाता है यार, तो भाई कमाता है तो उसके पीछे स्ट्रगल है। स्ट्रगल मतलब कि आप, मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ, एक अभी मैंने 2-3 बच्चे देखे हैं XYZ फर्म में, नाम नहीं लूँगा बच्चों का, क्वालिफाई हो गए, काम उनको बिल्कुल भी नहीं आता। क्वालिफाई इन द सेंस हो गए, छुपते रहे, आगे पीछे इधर उधर जलील होते रहे, मैनेजर से पूरा टाइम पेपर क्वालिफाई कर लिया, पेपर स्किल अलग है, वर्क स्किल अलग है, क्वालिफाई हो गए। आई कैन गारंटी वो अगले 10 सालों में ग्रो नहीं कर सकता, काम नहीं आता। आपका
आपकी वैल्यू पता है कैसे क्रिएट होती है? व्हेन यू हैव अ नॉलेज। तो अभी जैसे मैं बोलता हूँ ना अपने बॉस को, क्या सर मैं जा रहा हूँ इधर उधर ना, वो बोलता है पहले पता कितने पैसे चाहिए, तो वो खुद ही ऊपर चले जाता है बाहर। तो वैसे जानबूझ के भी नहीं करता, जब ऑफर आती है मुझे कहीं से तो मैं बता देता हूँ भाई देखें सर दिल आपके साथ काम करने का, ऑफर आ रही है तो प्रीमियम है, तो इसलिए तो आप बोल रहे, वो बोलता है खुद से बोलता है बेचारा कि भाई मैं खुद तेरा इक्वल कर देता हूँ। तो फिर मैं बोलूँ इससे ज़्यादा करने, बोले वहीं चला जा। सही है। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। देखो आपकी सैलरी, आपका रिस्क डिपेंड करता है योर ओन वैल्यू पे। क्वालिफाई सब हो जाओगे इंशाल्लाह, क्वालिफाई सब हो जाओगे, उसके बाद जंग है कौन कितना कॉम्पिटेंट है। जो जितना कॉम्पिटेंट है ना उतना ज़्यादा पैसे कमाएगा, ये बात तो तय है, ये मेरी आजमाई हुई बात है। हम लोग 22 का ग्रुप था हमारा, जब मैंने शुरू किया था सिर्फ 2 क्वालिफाई हुए। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो वो तो कह रहा हूँ ना, सब तो हो जाएंगे, पर मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ भाई वापस ले लूँ नहीं करूँ, बोल रहा आप सब हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपके लिए दुआ की थी मैंने कि आप इंशाल्लाह सब क्वालिफाई हो जाओगे। फिर उसके बाद की एक आपको हेल्प कर रहा हूँ, एक चीज़ सिखा रहा हूँ, एक तनकीद कर रहा हूँ कि भाई उसके बाद आपने रुकना नहीं है, उसके बाद और मेहनत करनी है टू आउट परफॉर्म। देखो कुछ लोग होंगे बैठे होंगे 9 to 5 जॉब करेंगे, घर चले जाएंगे, उनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ एनुअल इंक्रीमेंट से ग्रो होगी। जो बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, रात को जागेगा भी, प्रूव करेगा अपने आप को, सही है ना, अपनी नींदें हराम करेगा, अपने इमोशंस को सेक्रीफाइस करेगा, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करेगा, उसका स्केल उसके मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा होगा। मैंने जब EY ज्वाइन की थी ना, मतलब खैर बता सैलरी नहीं बताऊंगा, बट खैर ऐसे ही मैं अभी भी एज़ कम्पेयर टू अदर्स ना 6 टाइम्स ज़्यादा पे हूँ। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम है जो मुझे मेरे काम का मिलता है। मैं अभी ईद के तीनों दिन मैंने 18 घंटे काम किया है। कैफ़े में बैठा, दोस्तों को बुलाया, शीशा भी पीता था, काम भी करता था, जिम भी किया, सारे काम किए, पर मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे रिपोर्टिंग करनी थी दुबई में, क्लोज करनी थी, मैंने किया 18 घंटे। मेरी फैमिली को पता है कि ये कर रहा है तो हमारे लिए कर रहा है। फिर जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फैमिली को भी घुमाने लेके जाता हूँ, पार्टी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों ने डिसाइड करना है कि तुम्हारा डेस्टिनी या फ्यूचर क्या है। बात समझ आती है? तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये नहीं है कि यार मैंने क्वालिफाई कर लिया, भाई काबिल बनो, सही है ना, थोड़ी और मेहनत करो, अपनी वैल्यू। अगेन एक बात, ये नहीं गिला करना है मैं क्वालिफाई हो गया मेरी सैलरी क्यों कम है। क्वालिफाई होने के बाद पैसे किसको ज़्यादा मिलेंगे? जिसकी वैल्यू होगी। और वैल्यू कैसे आती है? नॉलेज, सही है ना। तो ये बात है। चलें अब खैर आगे, तो ये तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा जब तुम इंशाल्लाह कैफ के करीब भी आ जाओगे ना, क्लोजर के, तो मैं बताऊँगा इंटरव्यूज़ में कैसे। अभी 2-3 बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने उनको बोला कि अभी आप क्या करें, पर्सनैलिटी पे काम करें, जिम जाएँ, जॉगिंग करें, ड्रेसिंग अच्छी करें, तो लोग आपको देख के इम्प्रेस होते हैं ज़्यादातर। मैं कसम खा के कह रहा हूँ अल्लाह की, जब मैं जाता हूँ ना किसी क्लाइंट पे, एज छोटी है ना, तो कोई पार्टनर बताते हैं ना ही इज़ माई सीनियर मैनेजर, तो वो एज के हिसाब से बोलते हैं। फिर जब मैं कारनामे अंजाम देता हूँ ना, सीनियर मैनेजर, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी पर्सनैलिटी बनाए ना कि ये हो, फिर वहाँ पे उनको खुद ही पता लग जाता है, सारे स्टूडेंट्स आगे पीछे घूम रहे हो। तो मैं तुम्हें इसकी PDCL की भी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक भंड निकाल दिया गवर्नमेंट ग्रांट में ना, आगे जाके बताऊँगा जब वो टॉपिक चीज़ें कराऊँगा। तो उसने बच्चों को बुला लिया, सुनना, बोला कि यार तुम एक राइट, वो ACCA ACCA के ना ट्रेनीज थे, PDCL में काम कर रहे थे, वो सारे स्टूडेंट्स थे मेरे CA वाले। तो वो देखो सर कैसे हैं ये वो मिलने लग गए ना इस्लामाबाद में। तो वो कह रहे हैं कि यार आपको ना गवर्नमेंट ग्रांट का राइटअप बनाना है इनके अगेंस्ट में कि ये गलत कह रहे हैं। तो वो सामने से बच्चा कहता है जा भाई काम कर अपना, कहाँ से करूँगा। मैंने कहा नहीं बना भाई तू। तो बोल रहा सर बनाऊंगा क्या, आपने तो पूरा लिख के दे दिया इनको कि ये गलत, इसके हिसाब से इस पर क्या चैलेंज करूँ मैं। तो वो फिर सामने से बोलता है कि यार मतलब फौजी तुम्हारी है यहाँ पे, अगेंस्ट क्या करें। तो ये तो तुम्हें मैं बोलूँ ये कैलिबर बनाना है, सही है ना। तो आई विश कि यार अल्लाह तुम सबको इससे भी बड़ा आदमी बनाए, सही है, आमीन। चलें अब फर्म में ज़्यादा लर्निंग, अभी ये सारी बातें बाद में भी इस पे आते हैं। चलें इधर, पहले बताओ ये इंक्वायरी वाला मसला समझ आता है, एक्सपेक्टेड। चलो अब एक एक करके इसको ऐड करते हैं। एक कंपनी है, तुम्हें पता लगा कि वहाँ पे 15 लोकेशंस हैं जो रेंटेड हैं, सही है। और तुमने देखा कि यार अभी जो लोकेशंस आ रही हैं वो 25 हो गई हैं, तो तुम क्या रेंट लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो? कौन सी वैल्यू बनेगी? और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू तुम्हारी उस वैल्यू से कम है तो तुम क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीप्लाई किया, एक आंसर आया, मैंने इंक्वायरी की,
मैंने कहा यार तुम्हारा ये मेरे हिसाब से एक्सपेंस कम आ रहा है, तुमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ। उसने बोला भाई पिछला रैंड इंक्रीमेंट भी तो लगा, 10% का इंक्रीमेंट होता है, मैंने 10% का इंक्रीमेंट लगाया, एग्जैक्ट आंसर आ गया, रिस्क खत्म हो गया। तो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल सकते हो, पर कब निकालनी है? जब आपके पास डेटा अवेलेबल हो, जब आपके पास डेटा अवेलेबल हो। पहले बताओ ये बात समझ आती है? अच्छा, सैलरी पे भी बन सकती है एक्सपेक्टेशन, जरा सुनना। ओपनिंग सैलरी थी, ओपनिंग मतलब पिछले साल की, मैंने पूछा यार आपने इंक्रीमेंट कितना लगाया सैलरी पे, उसने बोला एवरेज 12%। तो क्या मैं पिछले साल की सैलरी पे 12% ग्रो करा दूं? तो प्लीज सुनिएगा। तो मैंने कहा यार ये तो मैच ही नहीं हो रहा, मैंने जो अमाउंट निकाली है वो कम आ रही है, तुम्हारी ज़्यादा आ रही है। तो उसने बोला ज्वाइन भी तो किए नए, नहीं ये बात आई समझ? मैंने कहा ज्वाइन भी तो किए नए, उसको भी डालो। तो मैंने कहा अच्छा न्यू ज्वाइनर्स की सैलरी अलग से बता दो। तो उसने न्यू ज्वाइनर्स की सैलरी मुझे अलग से बताई, मैंने उनकी सैलरी से मल्टीप्लाई किया, जब जब ज्वाइन किया था, जितने महीने से ऐड किया, अभी भी आंसर मैच नहीं हो रहा। कितने स्टेप्स किए मैंने? पहले पिछले साल वाली सैलरी को इंक्रीमेंट से ग्रो किया, फिर उसने मुझे क्या बोला, भाई आपकी असेसमेंट गलत है, आपने तो न्यू ज्वाइनर्स को ऐड ही नहीं किया। पहले बताओ ऑनलाइन वालों यहां तक साथ हो, समझ आ रही है बात? एक एक्सपेक्टेशन बना रहा हूं, हाई लेवल एक्सपेक्टेशन, कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो अमाउंट बैठनी चाहिए ना, रिस्क असेस कर रहा हूं। आगे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, प्लीज सुनना, तो एवरेज इंक्रीमेंट के बाद न्यू ज्वाइनर्स ऐड किए, अब भी मेरा आंसर कम आ रहा था। मैंने कहा भाई क्या रिकॉर्ड किया हुआ? उसने बोला भाई पिछले साल बोनस नहीं दिया था, इस साल बोनस दिया है। तो क्या बोनस का एक्सपेंस अलग से होगा इस साल? पिछले साल नहीं था, सही कह रहा है वो। अच्छा बोनस ऐड किया तो हम ऊपर निकल गए। वो बोला भाई हाँ कुछ लीवर्स होंगे, तो उसने बोला भाई लीवर्स का इम्पैक्ट हटाओ, जैसे ही हटाया आंसर करीब करीब आ गया। मैच क्यों नहीं कर रहा भाई? हाई लेवल है, पर क्या आपकी डायरेक्शन सही है? बिल्कुल सही है, यस। तो फिर वो कॉन्सेप्ट आता है कि भाई कितना डिफरेंस है, आपके आंसर करीब करीब आना चाहिए, क्योंकि आप हाई लेवल कैलकुलेशन कर रहे हो। पहले बताओ ये पूरी स्टोरी समझ आती है? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एंड बिल्ड एक्सपेक्टेशन, कि भाई चला क्या है, यही तो रिव्यू का तरीका है, यही तो असेसमेंट का तरीका है। एक और चीज सीखें, आपको सवाल में डेटा दिया हुआ है कि लोन की इंस्टॉलमेंट्स ऐसे ऐसे पे हो रही हैं, तो क्या वो लोन की इंस्टॉलमेंट्स बोनस ओवरहेड में चार्ज नहीं होता? नहीं, किसने कह दिया? बोनस तो सैलरी में चार्ज होता है। भाई कॉस्टिंग का पेपर नहीं है भाई ये, भाई अकाउंटिंग में तो वो कहाँ चार्ज होता है? एक्सपेंस में चार्ज, सैलरी एक्सपेंस में आता है वो। अच्छा आगे सुने, बड़ी अहम बात, अगर आपको एग्जामिनर बताए ओपनिंग लोन इतना है और उसमें से मैं क्वार्टरली इतनी इतनी पेमेंट्स करता हूं, इतना इंटरेस्ट लगाता हूं, क्या इंटरेस्ट रिकैलकुलेट कर सकते हो? हाँ या नहीं? तो जब इंटरेस्ट रिकैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन बना रहे हो कि बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा क्या मेरा एक्सपेंस उसके एक्सपेंस के बराबर आता है, पर ये कब करना है? जब डेटा अवेलेबल हो। बात समझ आती है? एनालिसिस समझ आते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर समझ आते हैं, पक्की बात है। आओ खाली मैं तुम्हें डेफिनेशन रीड करवाऊं ताकि तुम्हें हल्की सी तसल्ली हो कि हमने बुक के एक्सपेक्ट्स को भी कवर किया हुआ है। मैं खाली इसको यहां से यहां ले आऊं, आ गए आप उसके एनालिटिकल के चैप्टर पे? सर मतलब ये कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के हम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड में, हाँ बिल्कुल, देखो क्या हसीब सही कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के ये जायजा लेना चाहते हैं कि क्या चीजें हमारे हिसाब से चल रही हैं, और जो चीज हमारे हिसाब से नहीं चल रही तो इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि वहीं पे ही क्या मौजूद है? रिस्क मौजूद है। जैसे कि तुमने कहा ना कि कंपटीशन आ गया और सेल्स फिर भी बढ़ गई, क्या ये चीज आपके हिसाब से चल रही है या रिस्क है? पर ये आपने एनालाइज किया ऑब्जर्व करके और एफएस को देख के, पिछले साल को इस साल से कंपेयर किया। ऐसा ही है। अब आगे सुने, बड़ी अहम चीज मैं रीड करा रहा हूं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह तुम खुद पिक करोगे जो जो मैं बातें करूंगा। इधर वो बोल रहा है कि यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद, टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग। बोला है मुझे रेलेवेंट और रिलायबल, रेलेवेंट मतलब मेरे काम का, रिलायबल मतलब जो तसल्ली बख्श हो। मुझे वो एविडेंस चाहिए क्या यूज करके?
अब देखो एनालिटिकल प्रोसीजर की मैंने डेफिनेशन को, खतरनाक डेफिनेशन को ब्रेक किया है। कैसे किया जरा वो देखना। वो बोल रहा है इसका मतलब है इवैल्यूएट करना। किसको? यहां तक साथ है? पक्की बात है। इवैल्यूएट करना किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन। मतलब आपने भी कंफर्मेशन देनी है साथ साथ। वो बोल रहा है कैसे? एनालिसिस ऑफ, अच्छा प्लॉजिबल का मैंने वर्ड कभी यूज किया था पहले? अल्लाह की कसम किया था। प्लॉजिबल, कोरोबोरेट, उसके साथ ही एक बार बोला था, मुझे याद है, पर खैर है, अभी भी मैंने बोला था इसलिए कह रहा हूं। आगे, एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड, अच्छा पहले तो यहीं तक रुकते हैं ना। हम कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने का मतलब क्या है? इवैल्यूएट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। कैसे? प्लॉजिबल रिलेशनशिप देख के, फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर करके। कंपटीशन आया, रेवेन्यू ऊपर जा रहा है। ब्रांचेस खुली, रेंट एक्सपेंस नीचे आ रहा है। एम्प्लॉइज बढ़ गए, सैलरी नीचे आ रही है। अब पढ़ते हैं इसको। इवैल्यूएशन ऑफ थ्रू एनालिसिस ऑफ अमंग प्लॉजिबल, मतलब पॉसिबल रिलेशन। क्या वो सेंस बनता है या नहीं बनता? तो वहां से रिस्क निकले थे ना, और हमने यही किया था। बात समझ आ रही है? आगे देखें। अच्छा अब एक और चीज मजे की बात, मैंने जो प्लॉजिबल रिलेशनशिप अभी तुम्हें सिखाया है वो पीटीए की फीस वाला, वो भी तो यही था। तुम बताओ, तुम मुझे बताओगे, ये रेवेन्यू का परसेंटेज थी ना? तो अगर रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये एक्सपेंस भी कहां जाना चाहिए? प्लॉजिबल रिलेशनशिप। पॉसिबल है, होना ही चाहिए। नहीं हो रहा तो मतलब मसला है। तो ये अब ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग से आता है। आगे आ जाओ। एंड सच इन्वेस्टिगेशंस, ये बात तो तुम्हें समझ आनी चाहिए। एंड पहले मैंने प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स देख ली अमंग फाइनेंशियल और बेस्ड ऑन माय नॉलेज ऑफ द बिजनेस, और फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया। सच इन्वेस्टिगेशंस ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस एंड, आपके डेटर डेज ऊपर जा रहे थे, फ्लक्चुएट हुए थे, हाँ या नहीं? कंपटीशन आया, रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, रिलेशनशिप नहीं बनता, ये था। वो बोल रहा है इन्वेस्टिगेट किया उन चीजों को जो तुमने आइडेंटिफाई किए, फ्लक्चुएशंस या, अब आगे बढ़ो, दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ, मैच नहीं कर रहा, और डिफर फ्रॉम दी, कहानी लाके रुकी यहां पे, बात समझ आती है? तो देखो हमने कवर उसको इस तरीके से किया है। अच्छा डेफिनेशन उसने पूछनी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि इसका असल मतलब क्या है और हमने उसको कैसे कवर किया है। पहले बताओ ये कहानी समझ आती है डिटेल में? चलें वापस से। अब हमने कहानी नहीं कैम नहीं करना है इसको, वापस से मैं आपसे पूछूं एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल अमंग फाइनेंशियल और एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच फ्लक्चुएशन, और जो कि इनकंसिस्टेंट है दूसरी इंफॉर्मेशन से और मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज से। तो जब इंक्वायरी करूंगा तो याद है फिर ऊपर आ गए थे रिस्क असेसमेंट में क्या होता है? इंक्वायरी। तो जब इंक्वायरी करोगे कुछ इधर उधर मिला तो वहीं पे क्या मौजूद होगा? रिस्क मौजूद होगा। तो पहले बताओ क्या ये डेफिनेशन क्लैरिटी से समझ आती है? और अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज का भी, ये भी हमने देखो वो लिखा हुआ भी क्या है, दैट डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज बाय, और अभी तो हमने शायद इससे साथ ही कंक्लूड किया ना आपके साथ। अगर मिनिमल सा फर्क आ रहा है क्योंकि हाई लेवल है यार, हाई लेवल है, अगर आपकी हिसाब से चीज चल रही है तो मतलब सही है। पर जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाए थे कि मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी, याद है रेवेन्यू का 1.5%, तो वो अमाउंट उससे मैच, तो फिर मैंने ये कहा था ना दैट डिफर एंड सच इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस दैट डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी इसको यहां से कनेक्ट कर लो, उसको यहां से कनेक्ट कर लो, जो भी है आपने इंक्वायरी करनी है। ऐसे तो ये भी हो सकता है ना, आपने प्लॉजिबल रिलेशनशिप देखा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऊपर जा रहे हैं और सैलरी एक्सपेंस, फिर सच इन्वेस्टिगेशन की ऑफ आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ, बात समझ आ रही है? तो आप कह रहे हो भाई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उससे जो तूने किया हुआ है वो तो अलग है, वो बात समझ
नहीं आती है। तो ये बताओ ये क्यों हुआ है। इसकी एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं। लोन लिया इस साल, लोन हो गया आपका बहुत ज्यादा और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका पिछले साल के मुकाबले में बराबर है। क्या पहले तुम मुझे बताओ, क्या ये प्लॉजिबल रिलेशन है? मैच किया ना हमने कि लोन आपका अच्छा खासा इंक्रीज हो गया। देखो ये इनकंसिस्टेंट की एक और एग्जांपल मांग रहा है ना, अभी यही दे रहा हूं। लोन आपका इंक्रीज हुआ तो आपका इंटरेस्ट भी ऑल टुगेदर वो पिछले साल के मुकाबले में करीब करीब है। क्या ये इनकंसिस्टेंट है? अच्छा, इनकंसिस्टेंसी आ रही है विद अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि भाई लोन ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट भी, क्या मैंने एक्सपेक्टेशन बनाई अभी? वो ऊपर वाली बात हो रही है अब, या तो एक्सपेक्टेशन से या तो इंफॉर्मेशन से, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्लैरिटी है? मैंने इंक्वायर किया, मैंने कहा भाई बताओ कि ये तुम्हारी जो फ्लक्चुएशन है जो मैंने आइडेंटिफाई की है जो कि इनकंसिस्टेंट है दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कि तुम्हारा लोन इंक्रीज हो गया। मैंने उसको बोला तेरी फाइनेंस कॉस्ट क्यों नहीं इंक्रीज हो रही? उसने बोला यार होनी भी नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? लोन लिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट है उस इंफॉर्मेशन से जो मुझे पता है, जस्टिफाई करो उसको। तो वो पता है क्या बोलेगा सामने से? जो एक जवाब आता है मैं तुम्हें भी बताता हूं, यार दिसंबर की आखिरी तारीख को लोन आया है, कितना ही इंटरेस्ट आ जाएगा, इसका इंपैक्ट तुम्हें अगले साल से दिखेगा, हाँ या नहीं? देखो भाई आपको एजेड के ऊपर बैलेंस शीट पे तो ह्यूज अमाउंट दिखेगी लोन की। क्या अब अच्छा आप पिछले साल को इस साल से लोन से कंपेयर करोगे, यहां तो बहुत ज्यादा है, पर वो आया कब है ये भी तो मैटर करता है ना। तो क्या आपका सवाल गलत था? पर क्या उसने टारगेटेडली बता दिया? आप सुकून में हो गए, बच्चा काम करके लाएगा, आप उसको बोलोगे हाँ भाई बताइए कि क्यों इंटरेस्ट नहीं बढ़ा तेरा? बोलेगा सर वो पूछ के आता हूँ। तो वो आपको पहले ही पता होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकंसिस्टेंसी है वो सामने से वो बताएगा। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? पक्की बात है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर है। चलिए जी, अब मैंने सोचा तो ये था कि आज खत्म करेंगे, पर कल हम 2 सवालात करेंगे पास पेपर के, ताकि सारे पास पेपर बेसिक रिस्क के क्या हो जाएं, खत्म हो जाए, और फिर हम किस पे आ जाएंगे? इंटरनल कंट्रोल पे। या तो मैं ये भी कर सकता हूँ आपको करने के लिए दूं, आप करके आए, दे दें? चलें करने के लिए देता हूं, कल हम डिस्कस करेंगे। कितने सवालात? 2 सवालात, एंड आई बिलीव कि आपसे वो 100% होने चाहिए इंशाल्लाह। चलो मैं दोनों लगा के देता हूं, उसमें दोनों आप करके लाएंगे, फिर हम कल उसको डिस्कस करेंगे। पर खुदा के वास्ते, हाँ खुदा के वास्ते देखना नहीं सोल्यूशन। चलें ओके, ग्रुप में ऐड नहीं किया, अभी अभी चल के करते हैं, सही है? ओके अल्लाह हाफिज़। अभी मैं कर रहा हूँ।